परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर और मेरे साथ में खड़े आपके प्यारे दीपक सर। जहां पर जैसे कि आपने डिमांड की थी कि सर जल्दी से मैराथन लगाइए, मैराथन लगे, तो चलिए लग गई है। और आज के हमारे इस धमाकेदार पारी को शुरू हो रही है। जिस तरह से टीम इंडिया ने भाई साहब इस बार वर्ल्ड कप जीत के लाया है ना, उसी तरह से इस बार हमें बीपीएससी के मुंह से वो हमारी नौकरी जो है वो छीन के लाना है। बस यही हमारा लक्ष्य लेने वाला है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये और बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि शेयर के मुंह से निवाला छीलना है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पवन सर बाद में आ जाएंगे, मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आप भी बाद में आ जाएगा। तो जल्दी से हमारे विज्ञान की सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, सभी लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, चलिए भाई साहब। इस बार तो टीचर बन के ही छोड़ना है ना, टीचर बन के ही छोड़ना है। तो एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के ला रहा हूं। जो हरिवंश राय जी बच्चन है, उनने बोला था, कभी फूल की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। कभी फूल की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो, क्योंकि जिस दिन खुद को तराश लोगे भाई साहब, खुदा बन जाओगे। यही बनना है आपको, यही करना है, क्योंकि खुद को पत्थर समझो और इस तरह से तराशो। इस तरह से मेहनत करो कि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन रहेंगी ना आपकी, वो याद करेंगे कि जी हाँ, हमारे पूरे वंश में ये एक ऐसा इंसान होता जिसने पूरी की पूरी हमारी तकदीर बदल दी। क्लियर है सभी को? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को बड़े फास्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। आज हमारी टेस्ट रहने वाली है, मैथ्स और साइंस की कंबाइंड टेस्ट होने वाली है, जैसे ही हमारा पूरा सेशन होने के बाद। और ये भाई साहब आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कैसे रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्लियर है? जैसे ही हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके बाद टेस्ट शुरू। क्लियर है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर कर दिए सभी ने? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द कार? कार में कौन से प्रकार का आपका दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बोला गया है। आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था कि जब कभी भी बड़ी चीज आपको छोटी करके देखनी है, बड़ी चीज छोटी करके देखनी है, कौन सा मिरर इस्तेमाल करोगे भाई साहब? कौन सा इस्तेमाल करोगे? चलिए बताइए। वो रहेगा आपका, जी हाँ, कॉन्वेक्स। माने कि ये होता है आपका कॉनकेव और ये होता है आपका कॉन्वेक्स। ये होता है आपका कॉन्वेक्स। तो ये वाला मिरर हम इस्तेमाल करेंगे। जहां पे आपको इमेज कैसी दिखाई देती है, इसमें आपके हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ये देखिए, जब कभी भी आप रियर व्यू में देखते हो तो भाई साहब पहाड़ी दिख रहे हैं, कार दिख रही है, रोड दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें आपको छोटी चीजें में दिखाई दे रही है। और वहां पे कौन सा लेंस होता है? वहां पे होता है आपका कॉन्वेक्स। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस नहीं, मिरर, दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? माने कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है? चलिए, फोकल लेंथ पूछा गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? कर दिए? कर दिए भाई साहब, क्या रहेगा? ओके, देखिए, प्लेन मिरर ऐसे होता है हमारा, बराबर है। और प्लेन मिरर में जब कभी भी कोई किरण पड़ेगी, जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये भाई साहब सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से गिरेगी तो ऐसी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? वो कहां पे जाके मिलेंगे? वो अनंत पर जाके मिलेंगे। माने कि फोकल लेंथ क्या होता है उसका? इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट माने कि अनंत रहता है। कैसे रहता है? अनंत रहता है। और आप सभी को पता है फोकल लेंथ मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम भाई साहब, कॉनकेव, कॉनकेव माने कि अवतल दर्पण का।
आप सभी को पता है जब कभी भी किसी अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की रेस पड़ती है, तो ये एक जगह पर आकर जमा हो जाती है, और जहां पे वो जमा हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं जी, बताइए? इसे हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इस फोकस का अंतर इस पोल से कितना रहेगा जी? वो ये जो अंतर है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंतर होता है आपका फोकल लेंथ। कितना रहेगा? फोकल लेंथ रहेगा। क्लियर है? फोकस की दूरी पोल से। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, सभी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। खुद के मार्क्स भी काउंट करना है, खुद के मार्क्स भी काउंट करना है, और कितने मार्क्स मिले मुझे बताना है। क्लियर है? कितने मार्क्स मिले मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला था कि आपको जितने भी हमने टॉपिक लिए थे, मिरर हो गया हमारा, लाइट हो गया हमारा, माने कि दर्पण हो गए दो प्रकार के, तीन प्रकार के दर्पण देखे, उसके बाद हमने देखा है लेंस देखे दो प्रकार के, उसके बाद हमने देखा है ह्यूमन आई देखा है, उसके बाद लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब कुछ हमने देखे। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पे भाई साहब इमेज कैसे बनेगी? यहां पे दिया आपको कॉनकेव। और जब कभी भी आपके दिमाग में या क्वेश्चन में कॉनकेव आ गया, कॉनकेव दर्पण की बात हो रही है, किसकी? अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। ये अवतल दर्पण कैसा रहता है सभी को पता है, अभी बताया हमने भाई साहब। ये है आपका अवतल दर्पण। और इमेज हम इसमें कैसे बनेगी? हमेशा इमेज इसमें कैसे बनेगी? हमेशा कैसे बनेगी? क्योंकि इसमें किरणें भाई साहब इसी साइड आ जाएंगी, माने कि हमेशा बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, माने कि उल्टी बनती है। चलिए, फिर से गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। मैंने क्या बोला था? मैंने एक सेंटेंस बोला था जो भाई साहब पूरे लेंस और पूरे मिरर का एक काड़ा है, एक मूल मंत्र ऐसा है जहां पे किरणें एक जगह पर जमा हो रही है, और जहां पे किरणें गिरने के बाद भाई साहब डाइवर्ट हो रही है। माने कि अगर कोई भी आपका कन्वर्जिंग रहे माने कि एक जगह पर जमा करने वाला रहेगा ना, तो वहां पे हमेशा आपकी रियल माने कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पे प्रकाश गिरने के बाद भाई साहब दूर चली जाए, तो वहां पे हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल, जिसे बोलते हैं हम आभासी। बस यही एक मूल मंत्र है पूरे के पूरे इमेज का। ये अगर आपको समझ में आ गया तो भाई साहब समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए, इसका आंसर कर देंगे। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला था मैंने क्लास भी ले ली है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और भाई साहब शेयर तो करना ही है, शेयर तो करना ही है। चलिए फास्ट, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। और मैथ्स और साइंस दोनों सेक्शन होने के बाद आपकी टेस्ट रहने वाली है, ठीक है? वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर बोल रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में सभी लोग मुझे बताएंगे, जिसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें हमें दूर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, और हमें पास का दिखाई नहीं देगा, पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, मैंने पहले ही बताया। तो अब मुझे बताइए, जब फार मतलब अगर आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ इमेज बनेगा आपका, ऐसा कुछ बनेगा। मान कि जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या पे बनेगा? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बन रहा है, तो रेज को हमें पास लाना है, कॉन्वर्ज करना है। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? कौन सा लेंस होता है? ये ऐसा वाला लेंस होता है जो कॉन्वर्जिंग होता है, और इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इस लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। माने कि इसे बोलेंगे हम उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। क्लियर है? माने कि इसे करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस का इस्तेमाल करोगे? वो करोगे आप कॉन्वेक्स लेंस का। किसका?
कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करेंगे। ह्यूमन आई माने कि मानव आंख में जो छवि होती है भाई साहब, वो किस भाग पर बनती है? ये तो एकदम भाई साहब पप्पी वाला क्वेश्चन है। इसे क्या बोलेंगे हम? पप्पी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, माने कि ऐसा आया और ऐसे कर लिया। चलिए बताइए आंसर इसका क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग जितने बच्चे लायु है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका रेटिना। क्या रहेगा? रेटिना रहेगा। तो सभी लोग मुझे बात बताएंगे एक कि ये जो आपकी रेटिना है, इस रेटिना का काम कौन सा है? देखिए यहां से लाइट आएगा, सीधा आपकी छवि बनाएगा आपके किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। रेटिना का काम कौन सा है जी? रेटिना क्या करती है? जो भी आपकी लाइट एनर्जी आ रही है, जो भी लाइट एनर्जी उसके ऊपर आ रही है, उसे भाई साहब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। किस में करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा आपके ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व जाएगा आपके किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। और ब्रेन क्या करेगा भाई साहब? आपकी छवि बनाएगा। क्या बनाएगा? छवि बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के ये भी है कि रेटिना के ऊपर किस प्रकार की छवि बनती है? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। रेटिना के ऊपर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? एक भी कोना नहीं छोड़ना है हमें, एक भी कोना नहीं छोड़ना है हमें। चलिए कैसी बनती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि रेटिना में हमारे इसमें कौन सा लेंस होता है? ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? जिसे बोलेंगे हम उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। और उत्तल लेंस हमेशा कैसे बनाता है जी इमेज? ये बनाता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। माने कि वास्तविक इमेज रहेगी और साथ में कैसी रहेगी जी? उल्टी रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? उल्टी रहने वाली है। क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद टेस्ट रहेगी, सबसे बता रहा हूं फिर से एक बार, टेस्ट होने वाली अपनी अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए फास्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम? लाइट के बारे में बोलू, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहले तो लाइट के बारे में बोलू तो ये आपकी भाई साहब ये रहेगी आपकी कौन सी वेव रहेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग रहेगी ये। बराबर है। साथ में इसे भाई साहब किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम की आवश्यकता इसे नहीं होती है। क्योंकि आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव भी इसे बोला जाता है। और साथ साथ इसे भाई साहब सबसे ज्यादा स्पीड इसकी किस में रहेगी? निर्वात में सर्वाधिक स्पीड रहेगी। निर्वात में सर्वाधिक गति रहने वाली है। और कितने होती है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितनी होती है। चलिए बताइए। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एसएससी में पूछा गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो पीएसयू था उसमें पूछा गया है, उसके बाद झारखंड के पीसीओ में पूछा गया है, बहुत सारी जगह पे पूछा गया है। बहुत बढ़िया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे कम गति किसमें रहेगी? सबसे कम गति लाइट की किसमें रहेगी? बताइए, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे कम गति किसमें होती है? ज्यादा तो देख लिया हमने, ज्यादा तो देख लिया। सबसे कम किसमें होती है? बहुत बढ़िया, सॉलिड में। सबसे कम किसमें रहेगी? सॉलिड में रहेगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरती से आंसर किया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। विच टाइप ऑफ लेंस कॉन्वर्जेस लाइट रे? चलिए यहाँ पे लेंस के बारे में बोला गया है और बोला है कि कॉन्वर्जिंग है, माने कि प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? वो अभिसारित कर रहा है, एक जगह पे ऊपर जमा कर रहा है। चलिए भाई साहब, जब कभी भी लेंस या मिरर के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे ना भाई साहब, डायग्राम निकाल लेना। डायग्राम निकाल दोगे तो आपका कंफ्यूजन वैसे भी दूर हो जाएगा। और लेंस की बात करूं तो भाई साहब ये हमारा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है आपका कॉन्केव लेंस।
अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रेज आएगी और एक जगह के ऊपर जमा हो जाएगी, मानी ये कैसा है आपका कॉन्वर्जिंग होता है, मानी कि ये कैसा होता है आपका अभिसारी होता है। और वही अगर आपकी भाई साहब कॉनकेव की अगर बात करो तो ये ऐसा लाइट आएगा और भाई साहब दूर भाग जाएगा, और दूर भाग जाएगा। जैसे कि किसी चिड़िया को देख लो, जैसे किसी शेर को देखकर सभी जानवर भागने लगते हैं ना, ऐसे भाग जाएगा लाइट, दूर चला जाएगा। माने कि ये कैसा है जी बताइए, ये भाई साहब आपका डाइवर्जिंग है। कैसा है, डाइवर्जिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता था। आपका आंसर क्या रहेगा इसका, इसका रहेगा आपका उत्तल लेंस, मान की कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, जल्दी जल्दी। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ओके, समतल दर्पण के बारे में बोला गया है। तो समतल दर्पण के बारे में क्या होता है, ये आपका समतल दर्पण है और यहाँ पे आपके रामू जी खड़े, मैंने आपको ऐसे बोला है, रामू जी बढ़िया खड़े हैं और इतने ही अंतर पर बनेगी। मान लेते हैं ये अगर आपका ए है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसका, ये आ गए रामू जी इधर, ठीक है, ये आ गए रामू जी इधर, ऐसी टोपी पहने, माने की इमेज कैसी बनी, दूसरे साइड बनी है ना, क्योंकि ये आपका प्लेन मिरर ऐसे रहता है, लाइट इधर आएगा और उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर दूसरे साइड में बन रही है जहां पे लाइट जा ही नहीं रहा है। मतलब कैसे इमेज होंगी बताओ, वर्चुअल इमेज होती है भाई जी, आभासी इमेज बनेगी। और कैसे बनेगी बताइए, कैसे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, आकार क्या रहेगा इसका, आकार समान रहेगा, आकार कैसे रहेगा, समान रहेगा। और कैसी बनेगी भाई जी, सीधी तो बनेगी, सीधी तो बनेगी, माने कि इरेक्ट बनेगी। क्लियर हो गया, आईने में देखने के बाद सर उल्टा नहीं हो जाता है, पैर ऊपर नहीं आते, जैसे वैसे रहते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, रियल नहीं, रियल तो काट दो भाई जी, तो वर्चुअल रहेगा। और कैसी सीधी बनेगी, माने कि ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है। चलिए सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो मेरे सभी प्रश्नों के आप उत्तर दोगे। मुझे बताइए, मैं अगर बोल रहा हूं ऑप्शन ए रियल एंड इन्वर्टेड, माने कि वास्तविक और उल्टी इमेज कौन से दर्पण में बनती है, चलिए कौन सा दर्पण होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। यहां पे बोला है वास्तविक और उल्टी बोला गया है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। वास्तविक और उल्टी इमेज कौन से दर्पण में बनती है, सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। कौन सा रहेगा दर्पण वो, बहुत बढ़िया, कॉनकेव, कॉनकेव रहेगा, कॉनकेव रहेगा, माने कि अवतल दर्पण रहेगा जी। कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा। साथ में मुझे बताएंगे ये वर्चुअल और इन्वर्टेड तो बनता ही नहीं है ना, वो सीधा ही बनेगा। चलिए रियल एंड इरेक्ट भी नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, हमारे इंसानी आंखों का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट। चलिए, आंखों में कितना प्रकाश जाएगा उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्या कॉर्निया करती है, क्या आइरिस करता है, या लेंस करता है, या रेटिना करता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए आइरिस होता कहां पे, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, है ना। देखिए ये हो गया आपका आइरिस। अब आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे जो मसल्स दिख रहे हैं ना आपके, ठीक है, ये होते हैं आपके आइरिस। ये क्या होते हैं आपके आइरिस, ये फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और ये क्या करते हैं भाई साहब, आपके लेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, प्यूपिल जो है आपका छोटा बड़ा करते हैं आपके आइरिस, और उसी तरह से वो प्रकाश को कंट्रोल करते हैं, कितना अंदर जाना है कितना नहीं जाना है। उसी के साथ साथ ये जो आपका आईज का कलर होता है, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, जो आपके आंखों का कलर होता है, आंखों का जो रंग होता है, किसी का भूरा रहेगा, किसी का नीला रहेगा। तेरी आंखों में डूब गए भाई साहब इस तरह, तेरी आंखों में डूब गए भाई साहब इस तरह कि भाई साहब हमें पता ही नहीं चला कि हम कब फेल हो गए। ऐसा ही हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है इस उम्र में, ठीक है। तो आंखों का रंग जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका आइरिस।
कौन डिसाइड करता है? आपका आइरिस डिसाइड करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? आइरिस। क्या आंसर आया? आइरिस। क्लियर है जी? क्लियर है? साइंस की ऐसी की तैसी। चलिए पूरा फोड़ के रख देंगे इस बार विज्ञान को। जी हाँ बिल्कुल, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, मैंने शायरी बोला तो आपको याद रहेगी वो, आइरिस इस तरह तेरी आंखों में खो गए, आंखों के रंग में खो गए इस तरह, आइरिस रंग आ गया उसमें, है ना? याद रह जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज? चलिए इसका भी आंसर, आभासी बना है, सीधी बनी है और छोटी बनी है। यहाँ पे पूछा गया आपके लेंस के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से, लेंस के बारे में बोला गया तो थोड़ा ध्यान से, लेंस के बारे में बोला गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, लेंस के बारे में, दो लेंस होते हैं, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये होता है आपका कन्वर्जिंग, तो यहाँ पे हमेशा आपका रियल इमेज बनेगा, और ये होता है आपका डाइवर्जिंग, तो इसमें हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनता है। और ये कौन सा लेंस है बताइए? ये है भाई साहब आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? लेंस पूछा गया है जी, अभी उत्तर आया सभी का, कॉनकेव लेंस रहेगा। क्या रहेगा? कॉनकेव लेंस रहेगा। सभी लोग खुद को करेक्ट करेंगे जी। ओके भाई साहब, हाँ अभी सही है। चलिए आइरिस में चले गए थे, अच्छा आंखों में डूब गए थे, चलो कोई बात नहीं है, आंखों से बाहर आ जाओ, आंखों से बाहर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, हमेशा लेंस और मिरर ये शब्द को ढूंढेंगे आप क्वेश्चन में, ठीक है, तभी जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो फिर से गड़बड़ करके आ जाओगे। इफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डायोप्टर, ऑब्जेक्ट का डायोप्टर में बता रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंने ही आंसर बता दिया, लो वो ऑब्जेक्ट, ये पता है एसएससी में पूछा क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी में जेई के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और मुझे पता है हमारे बच्चे इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहेगा आपका लेंस। ये क्या रहेगा? लेंस। और कोई मुझे बता सकता है कि डायोप्टर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है? आप सभी को याद रखना है, जो पावर होता है, ठीक है, जो डायोप्टर माने क्या है? पावर का इकाई है, पावर की इकाई होती है डायोप्टर। डायोप्टर किसके पावर? लेंस पावर। लेंस पावर की इकाई होती है डायोप्टर। और उसके साथ साथ एक और फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? कि पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ होता है। 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ होता है। और ये फोकल लेंथ हमेशा, सभी लोग मेरे बात के ऊपर ध्यान देंगे, ये फोकल लेंथ हमेशा ये रहेगा आपका मीटर में। किसमें रहेगा? मीटर में रहेगा, माने कि ऐसा यूनिट में रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? तभी जाकर अगर कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है तो ये आप सही कर पाओगे। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, ये यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ऊपर का एक और क्वेश्चन। और एक और बात, एक और बात, फोकल लेंथ की जब बात आ गई है, फोकल लेंथ की बात आ गई है, तो आप सभी को पता है ये आपका क्या है? बताए, इसका नाम बताएंगे सभी लोग, ये क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये तो आपका माइक्रोस्कोप है, ये तो इनको सभी ने पहचान लिया, ये आपका क्या है? माइक्रोस्कोप है। सभी लोग बताएंगे ये क्या है? ये क्या है? ये वाला क्या है भाई जी? ये वाला क्या है? ये क्या है? आपका टेलीस्कोप है। ये क्या है? आपका टेलीस्कोप है। और इसका जो आपका लेंस देखिए कितना बड़ा है, लेंस कितना है? बहुत बड़ा होता है। इसमें लेंस का जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, किसमें? टेलीस्कोप में। और बड़ा होने के वजह से टेलीस्कोप का जो लेंस का फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। वो भी कैसे होता है? बहुत बड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके लेंस देखिए कितने छोटे हैं, उंगली से भी छोटे होते हैं, माने कि इसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा?
फोकल लेंथ कैसे रहेगा जी, बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। मैं एक बात आपको बता दूं, माइक्रोस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि माइक्रोस्कोप में यूज करने वाला जो लेंस होता है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ कौन सा होता है, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है जी, छोटा होता है, आपको ध्यान में रखना है, वो टेलीस्कोप का बड़ा होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। रजत नाम का कोई एक पर्सन है, कोई विद्यार्थी है, शायद आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, रजत। ठीक है, रजत माने क्या होता है जी बताइए, रजत, रजत मेडल होता है। हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, क्या हो गया है, उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है। तो बताइए ये कौन से, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, माने कि आंखों के डॉक्टर जो होते हैं भाई साहब, वो उनको कौन सा लेंस देंगे, वो उनको कौन सा लेंस देंगे। बहुत बढ़िया, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं देता मतलब इमेज पीछे बन रही है, पास का दिखाई नहीं देगा, है ना, दूरदृष्टि दोष में पास का दिखाई नहीं, दूर का दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें इमेज आपकी पीछे बनेगी, तो आंसर क्या रहेगा आपका, बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा जी, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। क्लियर है जी, क्लियर है, इसके बारे में जस्ट अभी अभी आपको मैंने बताया था। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के देखिए, थोड़ा सा इसे भी देख लेंगे। यही आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको दूर दृष्टि दोष हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, तो जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। कहां पे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। और ऐसा क्यों होता है अगर पूछा जाए, तो ये होता है भाई साहब, ये जो गोला है भाई साहब, पहले गोल था ना, ऐसे एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्ज होएगा आपका, एनलार्जिंग दी आई, आई जो होता है आपका गोला होता है ना, आई, वो भाई साहब ऐसे बड़ा हो जाएगा, सॉरी सॉरी, बड़ा नहीं हो जाएगा, गलती हो गई भाई जी मेरी, गलती नहीं हो जाएगी, यहाँ पे रहेगा आई जो है आपका छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसे चपक जाता है, ऐसे कॉम्प्रेस हो जाता है, तभी जाकर ये इमेज आपकी पीछे बन रही है। क्या हो रही है, पीछे बन रही है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी, एक बार बताओ फिर से, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया में आपका इमेज पीछे बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आइज जो यहाँ पे पहले ऐसे था भाई साहब, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, और छोटा होने की वजह से आप देख पा रहे हो ये इमेज पीछे चली गई है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय, अरे यहाँ पे आंसर दिख रहा है। चलिए, किसी ने आंसर देखा नहीं है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इस टॉपिक के बाहर या इस सेशन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, अगर लेंस, मिरर और ह्यूमन आई के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा भाई साहब, तो कोई भी इसका, हाँ कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है चीटिंग, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे जी। आंसर क्या रहेगा इसका, सीलरी मसल्स। क्या रहेगा, सीलरी मसल, जिसे हम पक्षमाभी मांसपेशियां बोलते हैं। अब ये कहां पे होते थोड़ा देख लेते। देखिए, मैं अगर इस आंखों की बात करूं, मैं इस अगर आंखों की बात कर रहा हूं, तो इस आंखों में भाई साहब ये पीछे में आपको रेड कलर की मसल दिखाई दे रही है, ये रेड रेड, मान कि ऐसे अगर देखोगे तो ये आपके आइरिस हो गए, या आपके आइरिस हो गए, और आइरिस को पकड़ के ही यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपके सीलरी मसल्स। ये क्या है, आपके सीलरी मसल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, आपके सीलरी मसल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सीलरी मसल्स देखिए क्या कर रहे, वो ऐसे खींच रहे और ढीला छोड़ रहे, खींच रहे और ढीला छोड़ रहे। जब ढीला छोड़ देंगे भाई साहब, तो आपका लेंस जो है एनलार्ज हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, फिर से एक बार, सीलरी मसल्स काम कैसे करती है, जो आपकी मोटाई होती है लेंस की, वो कम ज्यादा करती है। मोटाई क्या करती है, कम ज्यादा करती है। जब इसे खींचोगे भाई साहब, तो मोटाई इसकी कम हो जाएगी, जब इसे ढीला छोड़ दोगे तो मोटाई बढ़ जाती है। माने कि वो क्या करती है बताइए, फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा आपका, सीलरी मसल्स आंखों का लेंस का कैसे कंट्रोल करती है, बाय कंट्रोलिंग द फोकल लेंथ। क्लियर है, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, फोकल लेंथ को
कंट्रोल करती है, उसे संभालने का काम करती है आपकी सिलरी मसल्स। क्लियर है? और एक बात, अगर जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाओगे, अभी तो भाई आप भरे जवानी में हो, है ना, जोश है आप में अंदर, जब जोश ठंडा पड़ जाएगा, आप बूढ़े हो जाओगे भाई साहब, तो ये भी ठंडे हो जाते हैं, ये भी ठंडे हो जाते हैं, इनका भी जोश कम हो जाता है, और जोश कम होने के वजह से बुढ़ापे में एक आई का डिसीज हो जाता है। उस आंखों के डिसीज का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, क्या नाम है उसका, क्या नाम है इसका, जल्दी जल्दी, फास्ट। फास्ट। प्रेस बायोपिया, बहुत बढ़िया है, इसे बोला जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये नाम है। ये नाम होता है जब सिलरी मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, अभी ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारी बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया है, और साथ में ये रेलवे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया है, ये दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आंसर करेंगे सभी लोग, कितना रहेगा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और यही क्या हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, जहां तक हम क्लियर देख पाते हैं हमारी आंखों से, जहां पे हम क्लियर देख पाते हैं हमारी आंखों से, वो है आपका 25 क्या सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई साहब, ये अगर आपकी आंख है तो इस आंख का डायामीटर कितना होता है, इस आंखों का डायामीटर कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारे ह्यूमन आई का भाई साहब डायामीटर, जिसे हम व्यास बोलते हैं, वो कितना होता है, साथ में इस लेंस से लेकर रेटिना तक का जो अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ कितना होता है, ये भी मुझे पता चाहिए। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो फोकल लेंथ कितना रहेगा भाई साहब? ये रहेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? 25 लिखेंगे। तो इसके ऊपर, जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो इसके इकाई के ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके इकाई के ऊपर ध्यान देना है। यहां पे मैं देखिए गोला भी करके रख रहा हूं, ठीक है। उसके साथ साथ ये कितना रहेगा जी? ये रहेगा व्यास उसका 2.3 सेंटीमीटर, माने कि जिसे ही हम क्या बोलते हैं जी? 23 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23 बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक बहुत ही बढ़िया शानदार ऑफर चालू है हमारे इसमें। अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि उनकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो हमारी टीचिंग परीक्षा ने आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जो पहले से तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए चल रहा है। पर अभी स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए हम दे रहे हैं कि अगर 3.0 को अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो आपको 60% ऑफ है, और वही अगर आप 4.0 का कोर्स परचेस करो तो भाई साहब 50% और यहाँ पे 60%। ठीक है, तो जल्दी से भाई साहब, जल्दी से कोर्स ले लीजिए, क्योंकि ऑफर सीमित है, ऑफर सीमित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अपनी तैयारी कर कर अगर आपको खुद की सीट पक्की करनी है इस बार, तो कोर्स लेना है, तो कोर्स लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका आंसर कर देंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बड़े ही शानदार सवाल है, माने कि ये बोल रहे हैं कि परावर्तन कोण, और यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोण, परावर्तन कोण और इंसिडेंट एंगल और अपवर्तन कोण, ये दोनों भी समान होते हैं। ये किस में समान होते हैं? चलिए, कौन सा लॉ है वो, कौन सा लॉ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए लागू होता है। प्लेन सरफेस अगर है आपकी, तभी ये लागू होगा। कहने का अर्थ यह है, ये आपका रेज आई और ये भाई साहब गई,
और यहाँ पे वो दूसरे साइड नहीं जाते, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे जा रहा है तो बीच में जो नॉर्मल रहेगा तो यहाँ पे रहेगा आपका अप एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों भी कैसे रहेंगे जी, आपके सेम रहेंगे, I इज इक्वल टू आर। तो मुझे बताएंगे ये रिफ्लेक्शन का कौन सा लॉ है, ये रिफ्लेक्शन का कौन सा लॉ है, चलिए बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, पर पहला लॉ है कि दूसरा लॉ है, पहला नियम है या दूसरा नियम है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ये पहला नियम होता है या दूसरा नियम होता है, सभी लोग। ये भाई साहब आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये आपका दूसरा नियम है, ये सेकंड लॉ है, आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम आपको बताया था ना भाई साहब, पहला या ऐसा कुछ था ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों भी कैसे रहेंगे, एक ही प्लेन में रहते हैं, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। और स्नेल्स लॉ जो आप पूछ रहे हो भाई साहब, स्नेल्स लॉ जो है इसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। इसका फार्मूला होता है भाई साहब साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ठीक है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, माने कि साइन एंगल इंसिडेंट के साथ और साइन एंगल रिफ्लेक्शन के साथ दोनों का रेशियो अगर ले रहे हो तो वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि किसी माध्यम में आपके प्रकाश की गति कितनी रहेगी, प्रकाश की गति कितनी रहेगी, ये बताती है। अगर इसके बारे में और आपको अच्छे से बताओ तो सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए जैसे कि हवा के लिए माने कि एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 लेते हैं। अब 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है कि लाइट की गति ज्यादा है, और वही अगर मैं बोलूं जैसे कि पानी के लिए या मैं ग्लास के लिए लिखूं, कांच के लिए लिखूं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है भाई साहब वो 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5। इसका मतलब क्या है, यहां पे लाइट की गति कम हो गई, लाइट की गति जो है कम हो गई, माने कि क्या है, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना ही कम आपकी प्रकाश की गति रहेगी, लाइट की जो गति रहेगी वो कम रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोपिया के बारे में पूछा गया है। मायोपिया, अब देखिए जिनको हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो इसके ऊपर ध्यान देंगे, मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला उसे भी। चलिए बताइए, नियर साइटेडनेस माने कि इसे में भाई साहब क्या होता है, इसमें दूर का दिखाई देता है, मायोपिया में आपको भाई साहब दूर का दिखाई देता है और पास का आपको दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई नहीं देता है, अच्छे से नहीं देता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नियर साइटेडनेस, नहीं ये उल्टा हो गया ना भाई जी, ये उल्टा हो गया। सभी लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे, इसमें नियर साइटेड के बारे में पूछा गया है, तो मायोपिया में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियर साइटेड माने निकट दृष्टि दोष बोला है, तो आपको निकट का दिखाई देगा, निकट का यहाँ पे दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है, और आपका भाई साहब दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर से बताता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, उसमें आपका निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। शब्दों के ऊपर का जाल होता है, ये फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे बना है इसके, ठीक है। तो सभी लोग एक बार फिर से ध्यान में देंगे, जब कभी भी मायोपिया के बारे में पूछा गया जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब आपको निकट का दिखाई देगा,
और दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये होता है इसके वजह से, ये होता है आपका इसके वजह से। मायोपिया में क्या हो जाता है, आपका जो गोला है भाई साहब, है ना, वो असब बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से जो आपकी इमेज बनेगी वो रेटिना के सामने बनेगी, ये रेटिना। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है, सभी लोग ध्यान देंगे, जो इसका आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये कहां पे बन रहा है? आपके रेटिना के सामने बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमें इसे दूर लेके जाना पड़ेगा। और मुझे पता है यहां पे कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे दूर लेके जाने के लिए? डाइवर्जिंग, दूर लेके जाना है ना, माने कि डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? कॉनकेव लेंस, मतलब कि कॉनकेव लेंस। इसका ही मतलब क्या है? अगर आपको मायोपिया को ठीक करना है तो आप जो है भाई साहब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे। कौन सा? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सभी लोग लिखेंगे कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। टर्म बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना, लेंस, मिरर, उसके बाद जितने भी डिसीज है भाई साहब, उनके मीनिंग भी ऐसे निकलते हैं कि भाई साहब कंफ्यूज हो जाता है। और आपको इतने फास्ट पढ़ाना होता है कि मेरा भी दिमाग कभी कभी सुन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया सभी को, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1000 लाइक भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, और इसी तरह से हमारा जो भी गुरु और शिष्य का रिलेशन चल रहा है वो चलता रहे। और इसी रिलेशन के साथ साथ आगे बढ़कर हम, आप भी क्या बन जाओ? शिक्षक बन जाओ। यही हमारी दुआ है, यही हमारी दुआ है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट व्हेन दैट बेंड द लीस्ट व्हेन द पासिंग थ्रू प्रिज्म? ओके, प्रिज्म से जब पास होगी तो लाइट सबसे कम, यहाँ पे लिस्ट बोला है, सबसे कम कौन बेंड होगा? सबसे कम बेंड होने वाला लाइट कौन सा रहेगा? बहुत बढ़िया, कौन सा रहेगा जी? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है रेड। सभी लोगों का आंसर क्या रहेगा? रेड, ठीक है जी। सबसे कम, देखिए ये प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो 7 कलर में वो डिवाइड हो जाती है। उस फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्शन। क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन बोला जाता है। और ये फिर से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका। और रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये बेंड हो जाएगी। माने कि इसका मतलब क्या है? जो आपका डेविएशन होता है ना, डेविएशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेवलेंथ के साथ, तरंग दैर्घ्य के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने कि वेवलेंथ जितना ज्यादा रहेगा उसका बेंडिंग उतना ही कम रहेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, आप सभी को पता है रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, मान की मैक्सिमम होती है। और वॉयलेट कलर होता है भाई साहब, इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, सबसे मिनिमम रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है सभी को? कॉनकेव लेंस ही तो बराबर तो है, ठीक है, कॉनकेव लेंस ही है वो। हाँ समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, तो आंसर क्या रहेगा आपका? रेड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस के लिए यूनिट पूछा गई है। ये आप अभी अभी मैंने पूछा, ये एसएससी में, बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा है क्वेश्चन ये। उसके बाद ये आपके रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन। और आपने देखा होगा अभी जो हेड टीचर का पेपर हुआ है, अभी जो हेड टीचर का पेपर हुआ था भाई साहब, वहां पे आपके रेलवे के पेपर से क्वेश्चन आए थे, दो विज्ञान के, दो जैसे के वैसे आए थे। तो इस बार हमें रेलवे के और एसएससी के भी क्वेश्चन लेके जाना है, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा कोना यहाँ पे क्लियर करके रखेंगे। आपका आंसर रहेगा डायोप्टर। डायोप्टर, या इसे ही बोला जाता है मीटर इनवर्स। क्या बोला जाता है? मीटर इनवर्स, या इसे ही आप 1/मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? हमेशा मीटर में रहेगा, हमेशा मीटर में रहेगा। क्लियर है? ओके आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए इसका आंसर बता देंगे।
विच फिनोमिना एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। चलिए, जो इंद्रधनुष बनता है उसके लिए कौन सा कारक होता है, कौन सी प्रक्रिया जो है। मायोपिया में क्या बताया मैंने, क्वेश्चन तो सभी ने देख लिया है। सही तो है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे ना, ये कॉन्वेक्स लेंस थोड़ी ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रेनबो किससे बनता है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, क्या रहेगा इसका आंसर। रेनबो किसके वजह से बनता है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका डिस्पर्शन। किसकी वजह से बनता है, जो विकिरण होता है प्रकाश का उसके वजह से बनता है, माने कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द 7 कलर। जो व्हाइट कलर का लाइट आ रहा है सूरज से, वो सूरज का व्हाइट कलर का लाइट भाई साहब 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, और वही होता है आपका डिस्पर्शन, वही होता है आपका डिस्पर्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये यही कारण है कि जब कभी भी बूंदे बूंदे जब आसमान से गिरती है, और आप सभी को पता है आपका बारिश का एरिया और सन दोनों भी कैसे रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, माने कि एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में रहेंगे, तभी जाके आपका रेनबो बनता है। बराबर है, अगर रेनबो बन रहा है तो ये किसके वजह से बनता है भाई साहब, डिस्पर्शन के कारण बनता है। किसके, डिस्पर्शन के कारण बनता है, क्योंकि ये जब रिफ्रैक्ट होगा इसके अंदर, जब बाहर आता है तो भाई साहब 7 कलर के साथ बाहर आता है। क्लियर है, और इसमें और कौन से फिनोमिना होते हैं, तो जब कभी भी बूंद में लाइट जाता है तो लाइट जाने के बाद उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जब वो अंदर जाता है और बाहर आता है। क्लियर है यहां पे, क्लियर है, ओके आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। विच फिनोमिना कॉजेस, विच फिनोमिना कॉजेस द apparent bending of a stick when it is partially immersed in a water। जब कभी भी किसी वस्तु को भाई साहब पानी के अंदर डाल देंगे तो भाई साहब आपको टूटे जैसी लगाई देती लगती है, वो वह ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ऐसा कुछ दिखाई देता है ना आपको, ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये किसके वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह, ये होगा आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर है यहाँ पे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, मानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण जो आपको ध्यान में रखना है। इसी ग्लास में अंदर अगर आप देख पा रहे हो, इस पेंसिल की मोटाई देखिए और इसकी मोटाई देखिए, ये बड़ी लग रही ना, इसका मतलब क्या है, वो भी रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। ये बहुत कारण होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के। जी हाँ, जब कभी भी मछली अगर पानी में है वो हमें अलग जगह पे दिखाई देती है, वो होती है अलग जगह पे, रिफ्रैक्शन के वजह से। जो हमारा तल होता है स्विमिंग पूल का, ऐसे लगता है कि उसकी गहराई ज्यादा नहीं है, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन के वजह से। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक कटा हुआ हीरा चमकता है, बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक कटा हुआ हीरा चमकता है किसके वजह से, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। एक कटा हुआ हीरा चमकता है भाई साहब किसके वजह से, किसके वजह से जी, ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से, और आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और देखिए इस तरह से कुछ अंदर होता है, जैसे ही लाइट जाएगा भाई साहब,
जाने के बाद वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होते रहेगा, ठीक है, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा। और ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इसके आकार के वजह से, इसके आकार के वजह से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आकार रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ना बल्कि डायमंड। क्लियर है? क्लियर है? उसी तरह से जो आपका बबल्स होते हैं ना, बबल्स, पानी के बबल्स, सोप के बबल्स, ये भी चमकते हैं, ये भी चमकते, शाइन करते हैं, किसके वजह से? वो भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक उदाहरण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्लियर है? क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। इस क्लास के बाद अपनी टेस्ट होने वाली है, इस क्लास के बाद अपनी टेस्ट होने वाली है, और क्वेश्चन भाई साहब यही से आने वाले हैं। चलिए बता दिया आपको, क्वेश्चन भी यही से मिलने वाले हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको आउट ऑफ मार्क मिले, आपके विज्ञान में पूरे पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? लाल और नीला। लाल और नीला ये कलर सबसे ज्यादा अवशोषित किए जाते हैं आपके क्लोरोफिल द्वारा, और भाई साहब उसी के वजह से क्या होता है, उसका फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। क्लियर है? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन याद ही हो गया होगा आपका। ठीक है, पहले का और आखिरी का बीच में नहीं होता है। क्लियर है जी? अच्छा, शॉर्टेस्ट कौन होगा? सभी लोग ध्यान देंगे। मैं अगर VIBGYOR की बात कर रहा हूं, तो V जो होता है भाई साहब, माने कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मतलब जो आवृत्ति होती है तरंगों की, आवृत्ति वो ज्यादा रहती है। और जैसे ही आप यहां से इधर बढ़ते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की माने कि आवृत्ति कम होते जाएगी, और ये कम होते जाएगी मतलब कि क्या है, इसका वेवलेंथ जो होता है, इसे हम तरंग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, वो आपका बढ़ते जाएगा। इसीलिए रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है जी? जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन नहीं, सबसे ज्यादा पूछा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा है, हमने सबसे कम वाला देखा था। देखिए बीपीसी भी कितनी शाइनी हो गई है ना, बीपीसी भी कितने, बीपीएससी वाले भी कितने शाइनी हो गए हैं। एक बार बोलेंगे कि सबसे कम कौन झुकता है, और एक बार पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन झुकता है। ठीक है जी? सबसे ज्यादा झुकने वाला कौन रहेगा? अभी आपको मैंने बोला था, ये जो झुकना होता है ना भाई साहब, झुकना, ये डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। ज्यादा वेवलेंथ कम झुकना, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा झुकना। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी? वो रहेगी आपकी बैगन की, बैगन नहीं, बैगनी कलर की रहेगी। किसकी रहेगी? बैंगनी कलर की रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी। जी बताइए, ब्लैक बोर्ड जो होता है भाई साहब, वो ब्लैक ही क्यों दिखाई देता है? बड़ा आसान सा सवाल है, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये कोई भी गलत नहीं करेगा। काला रंग काला क्यों? हरा रंग हरा क्यों? लाल रंग लाल क्यों? और व्हाइट कलर व्हाइट क्यों? चलिए बताइए। यहाँ पे काले के बारे में पूछा गया। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, गाना तो सुना होगा आपने। क्यों? बताइए क्यों होता है ऐसा? जी, क्योंकि काला रंग कैसे होता है? वो अवशोषित कर लेता है। क्या करता है वो? अवशोषित कर लेता है। किसे अवशोषित करेगा बताइए? अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए ऐसे लग रहा है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है सभी कलर को। डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, तो आपका आंसर ये रहेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, अवशोषित कर लेगा। ठीक है? और ब्लैक कलर का कोई लाइट नहीं होता है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं। और इसकी बात करो तो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
अच्छा, हर रंग है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हर रंग को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हर रंग को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सभी लोग मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि हमें हरी चीज, हरी चीज हरी क्यों दिखाई देती है। हरी माने कि हरी मतलब हरी हरी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ग्रीन कलर की बात कर रहा हूं, ग्रीन कलर की बात कर रहा हूं। तो ग्रीन कलर हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है, चलिए बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। कोई हरा रंग अगर है तो वो हमें हरा ही क्यों दिखाई देता है, हरा ही क्यों दिखाई देता है। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। क्योंकि 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 ये जो भी चीज है ये सिर्फ और सिर्फ रंग को हरे रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, परावर्तित करेगी। और बाकी के रंग क्या होते हैं जी, बाकी के रंग, बाकी रंग वो एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई चीज अगर आपको उस कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो चीज सिर्फ उसी कलर को आपके आंखों तक भेज रही है, बाकी कलर को नहीं। टेस्ट की सिंपल मेथड है। जैसे ही हमारा क्लास हो जाएगा, माने कि साइंस, उसके बाद मैथ होने वाला है। ये दोनों क्लास होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी। सिंपल आपको इस लिंक को क्लिक करना है और टेस्ट आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है जी, जी हाँ। हाँ, तो कोई चीटिंग नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लाइट वेव्स भाई साहब कौन से प्रकार की तरंगे होती है, चलिए इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया है। ये सभी के जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये आपके एसएससी और रेलवे में से लिए गए हैं, एसएससी और रेलवे में से लिए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये बीपीएससी में आने के चांसेस इनके बने हैं, बीपीएससी में इनके आने के चांसेस है, आने के चांसेस है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने जिसे बोलेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the objects like the sun that emit the light of their own called? अच्छा, ये बड़ा ही क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी बड़ा ही क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए आंसर करेंगे। ऐसी वस्तुएं जो सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश की तरह उत्सर्जन करती है। देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, कांच हो गया, ठीक है, यहां से लाइट आएगा भाई साहब, आर पार चला जाएगा, उसे बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, माने कि पारदर्शी बोलेंगे। यहां से लाइट आया और आर पार चला गया पिछली साइड में। ओपेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को भाई साहब आगे जाने नहीं देती, यहाँ पे लाइट आएगा आपका नहीं आएगा, उसे बोलेंगे हम ओपेक, माने कि अपारदर्शी बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट तो आएगा, लाइट तो गिर रहा है, पर बहुत कम लाइट आगे जाएगा, इसे बोलेंगे हम ट्रांसलूसेंट, माने कि पारभासी वस्तु। क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु। जैसे कि एग्जांपल बोलूं, यहाँ पे मैंने ग्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे एग्जांपल आप खुद का ले लीजिए। जैसे कि मैंने अगर कैमरे के सामने खड़ा हो गया, तो क्या आपको पीछे का दिखाई दे रहा है, नहीं ना, पीछे का दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट मुझे क्रॉस कर कर मेरे अंदर से पीछे नहीं जा सकता है। माने कि मैं कौन सी ऑब्जेक्ट हूं, मैं भाई साहब आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, अपारदर्शी वस्तु हूं। उसी तरह से पारभासी वस्तु का एग्जांपल आपको बताओ, तो वहां पे एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, कोई भी कागज अगर है, कागज अगर है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो, क्या लगा दो, तेल लगा दो, और वहां से पीछे से लाइट मारो, आपको लगेगा कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है, वो जो जहां पे आपने तेल लगाया है ना, तेल भाई साहब वहां से आगे बढ़ेगा। वो हो गया आपका कौन सा जी, पारभासी वस्तु, माने कि ट्रांसलूसेंट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें खुद का प्रकाश होता है, जिन्हें क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, उन्हें बोलेंगे हम लुमिनेंट ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन? ये बड़ा ही आसान सा सवाल है और मुझे पता है आप इसे गलत करने वाले हो, मुझे पता है आप इसे गलत करने वाले हो। चलिए बस देखते हैं, देखते हैं कितना लोग सही करते हैं, कितने जन सही करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए से तेजी से आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। मुझे लग रहा था कि आप गलत करोगे जी। ये होता है आपका व्हाइट लाइट। मुझे पता था आप गलत करने वाले हो। व्हाइट लाइट, क्यों व्हाइट लाइट? क्योंकि जो प्रकाश आता है सन से माने कि सूर्य जो जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। VIBGYOR, और ये 7 रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफेद रंग बनाते हैं। कौन सा रंग बनाते हैं? सफेद रंग बनता है, माने कि जिसे हम व्हाइट कलर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया, मुझे पता था। येलो नहीं होगा, येलो नहीं होगा, येलो नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं सफेद होगा तो सफेद ही होगा, येलो नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपका एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। 7 रंग मिलकर सफेद रंग बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूज कहा कर रहा हूं, सीधा तो बता रहा हूं, व्हाइट व्हाइट कलर रहेगा। व्हाइट रंग होता है, सफेद होता है। बीपीसी वाले ने गलत आंसर दिया है, बीपीसी वालों ने गलत आंसर दिया है। सही उत्तर आपका व्हाइट रहेगा। ठीक है, चलिए भाई जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द मीडियम कंटेनिंग द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। चलिए ये बड़ा क्वेश्चन है। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम में जब प्रकाश किरणें प्रकीर्ण हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? चलिए, सन का रंग नहीं पूछा है हमने, हमने यहाँ पे सूरज का रंग नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा गया है कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है भाई साहब, उसका रंग पूछा गया है, उसका रंग पूछा गया है। सूरज का रंग नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, उससे आने वाले प्रकाश का रंग पूछा है। चलिए आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर रहेगा टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये किसका उदाहरण है जी? ये किसका उदाहरण है बताइए? ये किसका उदाहरण है? ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। किसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पे बोला गया है सूक्ष्म निलंबित कण, इसे बोला जाता है कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल बोला जाता है, कोलाइड्स बोला जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए, ये भी बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे। सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी थोड़ी देर में पवन सर आने वाले हैं, थोड़ी देर में पवन सर आने वाले हैं। थोड़ी देर में पवन सर आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना, आपने 1.3 के लाइक्स कर दिए भाई जी, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए, सन अपियर्स रेड, क्यों जी? पहले बोला कि सन इमिट्स ओनली रेड कलर, भाई साहब ये तो गलत हो गया है, व्हाइट कलर इमिट करता है। रेड लाइट हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ, जी हाँ, एंड मोर स्कैटर्स, जी नहीं,
जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग कैसे रहेगा जी, कम होता है। माने कि ये भी आपका गलत हो गया है। दैट सन कम्स आउट ऑफ द माउंटेन, ये क्या है भाई साहब, ये तो बच्चों वाली बात बोल दी ना इन्होंने। दैट ऑल अदर कलर स्कैटर्स अवे एक्सेप्ट रेड, ये आपका सही रहेगा। ये आपका सही रहेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो किन किन लोगों का सही है, तो वो लोग भाई साहब एसएससी की एग्जाम आप दे सकते हो। आप लोग एसएससी की एग्जाम दे सकते हो। लाइट के ऊपर पूछा गया ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का सही आया है, बहुत लोगों का सही आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन हमें करने हैं अभी आगे जाकर। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन करने ताकि बाकी बीपीएससी में ऐसे चिल्लर लगने लगी, चिल्लर लगेगी भाई जी। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा, जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होती है, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ, माने कि आवृत्ति के साथ। माने कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा रहेगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा रहेगी। तो मेरा सवाल आप सभी से यह है कि अब मुझे बताएंगे कि अगर मैं 7 रंगों की बात करूं, अगर मैं 7 रंगों की बात करूं जो हमारे लाइट में होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? उसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस में होगी, कौन से कलर में होगी? अभी मैंने बताया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? बैगन की, लिख दो, बैगनी कलर की, बैगनी कलर की रहेगी, वॉयलेट की रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर देंगे। ये भी बड़ा ही आसान सवाल है, चलिए इसको भी आंसर कर देंगे। ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा है। चलिए बताइए आंसर क्या रहेगा। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर कॉल्ड एज। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? आपने क्यों नहीं ली क्लास? तो जल्दी से ले लो क्लास, ऑफर चल रहा है, 50% ऑफर चल रहा है आपके टीआरई 4.0 वाले के लिए, और 60% ऑफर चल रहा है आपके, जी हाँ, 3.0 वाले के लिए। तो इसे बोलेंगे डिस्पर्शन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर करेंगे। सवाल पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर करेंगे। सवाल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर करेंगे। क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है जी। इसका रहेगा आपका लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन ये आपकी प्लेन मिरर की एक खासियत है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्लेन मिरर माने कि समतल जो दर्पण होता है उसमें अगर आप खड़े हो जाओ, आपका राइट हैंड उठाओगे तो आपका प्रतिबिंब भाई साहब लेफ्ट हैंड उठाता है, यही होता है ना। और इसे ही क्या बोला जाता है? आपका लैटरल इन्वर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैटरल इन्वर्शन बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दें, कॉनकेव मिरर बोला गया है, तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया है। ठीक है, और यहां पे बोला गया कि ये फोकस रहेगा,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो इमेज भाई साहब, इमेज कैसी बनेगी, चलिए इमेज कैसी बनेगी इसके बारे में हमने देखा था। यहां पे देखा था कि रामू जी जितने साइज के रहेंगे भाई साहब उतने साइज के बनेंगे उल्टे। माने कि यहाँ पे इमेज का साइज क्या रहेगा, इमेज का साइज माने कि जो प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब का साइज और आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वो समान रहने वाला है। क्या रहेगा, समान। पर कैसे रहेगी बताइए, उल्टी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी। और कैसी बनेगी, आपकी रियल बनेगी, माने कि वास्तविक बनेगी। कैसे बनेगी, वास्तविक। क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर दिया है आपको, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर, जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या है जी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मान के ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका। कहां पे बनेगी इमेज, एग्जैक्टली सी के ऊपर ही बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ई नाम का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ई नाम का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ, इसके बाद एक और क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद पवन सर आ जाएंगे, उसके बाद पवन सर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क कंटिन्यू करेंगे और बड़े ही जानदार क्वेश्चन लेके आए आप सभी के लिए। बड़े ही जानदार क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। उनके पीवाईक्यू के आधार पर उन्होंने लिखा है, निकाले हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारे टेस्ट भी होने वाले, ठीक है। दोनों साइंस और मैथ्स दोनों के भी क्वेश्चन रहने वाले आपके टेस्ट में जी। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, when light enters from the one medium to another they deviate from the either their original path। माने कि वो अपने मूल पथ से भाई साहब विचलित हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। फिर से भाई साहब आप लोग गलती कर रहे हो, फिर से आप लोग गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। जब यहां पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बोला गया है तो रिफ्लेक्शन बोल ही कैसे सकते हो, रिफ्लेक्शन बोल ही कैसे सकते हो। सी रहेगा, क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर है। हेलो, हाँ कर दिया। सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है भाई जी, आपके पवन सर भी रेडी है, वहां से बेचारे आधे घंटे से राह देख रहे हैं आपकी, आधे घंटे से राह देख रहे कि सर जल्दी से क्लास खत्म कीजिए। लगभग 1.5 घंटा तो आप ही ने ले लिया है। चलिए पवन सर, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी सेशन पर, जहां पर बच्चे बड़े सब्री से, बेसब्री से आपकी राह देख रहे हैं और बोल रहे कि सर मैथ्स का क्लास कब शुरू होगा। जी सर। हेलो, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों। बच्चों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, मैं सर की क्लास देख रहा था। क्यों भाई, आप लोग साइंस में तो धड़ाधड़ आंसर देते हो, मैथ्स में आप लोगों को क्या हो जाता है? साइंस में आप लोगों के आंसर बड़े धड़ाधड़ आ रहे हैं सभी लोगों के, मैं जो देख पा रहा हूँ। वेलकम टू क्लास बेटा, वेलकम टू क्लास। गुड आफ्टरनून जी सभी को, गुड आफ्टरनून, है ना, सभी को राधे राधे। एक बार आप कमेंट में मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आप लोगों तक, आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? एक बार मुझे कमेंट में बता दो फास्ट सभी बच्चों को। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, करें स्टार्ट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसा आंसर्स आप लोगों ने साइंस में किए ना, आप बिल्कुल वैसे ही आंसर्स मैथ्स में भी करेंगे। गुड आफ्टरनून जी सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, करते हैं सेशन को स्टार्ट जल्दी से, और जल्दी जल्दी आंसर करना। ओके सभी लोग, एक बहुत ही प्यारी और एक शानदार लाइन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने में हेल्प करेगी, कि मेरा हर एक हार से वादा है, मेरा हर एक हार से वादा है। जितने लोगों के एग्जाम नहीं निकले अभी तक, उन लोगों के लिए खासकर ये लाइन है कि मेरा एक हर हार से वादा है कि अगली जीत जो होगी वो एक तरफा होगी। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि अगली आपकी जितनी भी जो जीत होने वाली है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी जितनी भी डिफीट हुई है अभी तक, वो सब, उनसे ज्यादा जिक्र आपकी इस जीत का होगा। ओके, क्लियर है?
तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आप लोग पहले क्वेश्चन को फोड़ेंगे फास्ट। ओके, बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द राइट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे साइंस में आंसर दे रहे थे सेम वैसे ही आप लोग मैथ्स में देंगे फटाफट। मैं आपको वो शानदार तरीके और कॉन्सेप्ट बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी कैसे किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि यदि 1 प्लस एक्स अपॉन में 36 इज इक्वल टू है 11 बटे में 6, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आना चाहिए था तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आ चुका था कि भैया राइट आंसर होगा 85। आप बोलोगे भैया ये माइंड में कैसे आया कि 85 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो मैं आपको वो चीज बताता हूं कि कैसे हमारे माइंड में ये चीज आती है कि क्वेश्चन को देख के हम कैसे आंसर कर सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखो, एक चीज ध्यान से देखो आप सभी लोग, इस नंबर का जो स्क्वायर है वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि भैया जो 6 का स्क्वायर है वो कितना है, 36 है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, जो ऊपर वाली नंबर का स्क्वायर होगा यानी कि जो 11 का स्क्वायर होगा 121, इसके स्क्वायर में से डायरेक्ट इसके स्क्वायर को घटा दो, खत्म। यानी कि 121 में से अगर आप 36 को घटा दोगे तो आप बोलोगे 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, यानी कि जो x की वैल्यू है वो होगी बेटा 85। 85 जितने भी लोगों का आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। दोबारा से बता रहा हूं मैं, ध्यान से याद रखो, अगर कभी भी नीचे वाली नंबर का स्क्वायर दिया गया है और इस वाली की वैल्यू पूछी जाए तो कुछ नहीं करते, इस ऊपर वाली के स्क्वायर में से ये वाली वैल्यू घटा देते हैं, खत्म। क्लियर है सभी को, 85 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऊपर वाली नंबर के स्क्वायर में से ये वाली वैल्यू घटाओ, खत्म। बताओ अगला क्वेश्चन जल्दी से फास्ट, सभी लोग जल्दी से बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी मेरी, आप लोग कोशिश करिए जल्दी जल्दी आंसर करने का। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए अगर 1 प्लस एक्स अपॉन में 169 है और इज इक्वल टू ये वैल्यू 15/13 के बराबर दी गई है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएंगे फास्ट। आप बोलोगे भैया 13 का स्क्वायर गिवन है 169, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो 15 के स्क्वायर में से सिर्फ 169 घटा दो। 15 का स्क्वायर होता है आप बोलोगे 225, 225 में से 169 घटाओगे, 15 में से 9 गया 6, और अगर हम बात करते हैं 11 और 21 में से 16 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 21 में से 16 गया भैया 5, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है दैट इज नन अदर देन 56, खत्म। क्लियर है सभी को, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहे हैं 56, 56 दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। याद रखिएगा ये बीपीएससी ने इस पैटर्न पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है वो। ओके, याद रखिएगा, कुछ नहीं करते, अगर नीचे वाली नंबर का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है तो यहाँ जो भी ऊपर वैल्यू होती है वो कुछ नहीं, ऊपर वाली नंबर के स्क्वायर में से यहाँ जो लिखा गया वो घटाकर लिख दो, खत्म, वही होता है। ओके, क्लियर है, शाबाश। बताइए अगले का राइट आंसर फास्ट, सभी लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन का राइट आंसर फोड़ेंगे, दबा के जल्दी से बताएंगे फास्ट। आपसे बोला गया है कि 100 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 13 से कटेंगी। 100 और 400 के बीच में ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो कि 13 से कटेंगी। 13 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी 100 और 400 के बीच में। अगर हम बात करते हैं 100 से बड़ी, जो 13 से बड़ी संख्या जो 13 से कटती है वो होती है 13 × 104, यानी कि एक संख्या तो मिल गई सबसे छोटी 3 अंकों की जो 13 से कटेगी, वो होगी 104। क्लियर है, और अगर हम 400 के अंदर अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 13 से कटेगी, आप बोलोगे 390। क्लियर है कि नहीं। अब मुझे यह पता लगाना है कि 104 से 390 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि पूरी पूरी कट रही होंगी 13 से। तो दोनों तरफ 13 से भाग लगा दो, आंसर आ गया, खत्म। 13 से काटोगे यहाँ आया 8, यहाँ काटोगे 13 से ये आया 30। क्या सिखाया है कि अगर कभी भी नंबर की शुरुआत 1 से नहीं होती है तो बाद वाली में 1 जोड़कर पीछे वाली को घटा देते हैं। 30 और 1 31, 31 में से 8 गया तो कितना बचेगा, बताओ भैया जल्दी से। आप बोलोगे भैया 23 बचेगा, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से कट रही होंगी, आपका आंसर आना चाहिए था 23। 22 और 24 गलत हो जाएगा 22 और 24 गलत आंसर हो जाएगा दोस्त, 23 संख्याएं होंगी टोटल। ओके, क्लियर है। पैटर्न याद रखो, अगर कभी भी यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं हो रही है, जैसे यहाँ 104 से हुई है, तो हमेशा 1 को लास्ट वाली में जोड़कर पीछे वाली को घटा दो, खत्म। 30 और 1 31, 31 में से 8 गया, यानी कि टोटल 23 संख्याएं होंगी। ओके, याद रखना आपके एग्जाम में ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग रखेगा कि जरा सी दुर्घटना घट जाएगी 1 सेकंड में। क्लियर है, वेरी गुड। सर जी ये 104 कैसे आया, यही तो बड़ी टफ चीज है, 104 कैसे आया, कोई बताएगा 104 कैसे आया, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है कि 104 कैसे आया। ये किसने पूछा, एक बार दोबारा नाम बताना बेटा आपका अपना। सर जी 8 कहां से आया, वेरी गुड। अगर आज मैं मोदी की जगह बेटा इलेक्शन जीतता तो डेफिनेटली आप लोगों को पद्मश्री विभूषण
है ना, जितने भी अवार्ड होते हैं ना वो सारे अवार्ड तुमको दे दिए जाते हैं आज। ढोलो 13 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 13 अट्ठे 104, 8 बार कटेगा कि नहीं? यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 104 तक टोटल 8 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 13 से कटती हैं। ये मतलब होता है इसका। थोड़ी देर के लिए तो किडनी भी हिल गई मेरी कि भैया अब पता लगा बेटा 8 कहां से आया। सबको क्लियर है? एक बार बता दो सबको क्लियर है कि 8 कहां से आया? बहुत बढ़िया। 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या जो 13 से कटती है वो 104 होती है। वेरी गुड भाई। हाँ, चैन पड़ा थोड़ा सा। आ जाओ अगला वाला बताना जरा फिर। इसको तोड़ना भाई, आप में से कितने लोग इसको तोड़ेंगे जल्दी से? क्योंकि तुम लोग सच सच एक बार दिल पे हाथ रख के बता दो, तुमने ये क्वेश्चन पूछा था ये जानबूझ के तो नहीं पूछा था कहीं? क्योंकि आप अगर ऐसे हरकतें करोगे बेटा तो किसी की जान भी जा सकती है। तुम लोग ऐसी हरकतें मत किया करो कि भैया ये 8 कहां से आया, 104 कैसे आया, तो हालत खराब हो जाएगी। बताओ 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती हैं? फास्ट बताएंगे जल्दी से कमेंट में। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती हैं? बहुत बढ़िया, शानदार आंसर 128। शाबाश जियो, बड़ा खतरनाक आंसर दियो। हालांकि ये नहीं पता है अभी कि सही है कि गलत है, बट तुम लोगों ने 128 दे दिया तो मैंने भी जोश जोश में टिक कर दिया, बोले लो 128। अगर ये गलत हुआ गलती से भी, अगर ये 128 गलती से भी गलत हो गया तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। आ जाओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटती है वो कौन सी होती है? आप बोलोगे भैया 105। भाग लगा लो 3 से, 3 से सॉरी कितने, 7 से, 7 से भाग लगाओगे क्या कहोगे? 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। यानी कि 1 से लेकर 105 तक 15 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से कट रही होंगी, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटती है वो होती है 105। 7 से भाग लगाओगे यानी कि 15 संख्याएं 105 तक ऐसी हैं जो 7 से कट रही होंगी। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी वो कौन सी होगी? एक बार भाग लगा कर देखो। 994 है क्या? 7 से भाग लगाते हैं। 7 एकम 7, ठीक है जी। 2 बचेगा 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां पर आ गया 142। ओके अब ध्यान से समझो, यहाँ 1 से शुरुआत तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही तो भैया इसमें 1 जोड़कर घटा दो 15 को। 142 में 1 जोड़ोगे ये वैल्यू बनेगी 143। 143 में से अगर मैं 15 घटाता हूं तो 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचेगा 13, 13 में से 1 गया तो 12। बिल्कुल राइट आंसर है कि भैया टोटल 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि पूरा पूरा कट रही होंगी। किससे? 7 से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सरल आंसर आया, वेरी गुड, बहुत सही। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी ने पूछा था 5, 7 की जगह आपने बीपीएससी ने क्या पूछा था? 5 से कटने वाली बताइए। तो 5 से कटने वाली बहुत आसान थी, इसीलिए मैंने उसको 5 से हटाकर 7 कर दिया, क्योंकि 5 से कटने वाली तो आप बोल देते भैया 100 हो जाएगी एक तो, और एक कौन सी हो जाएगी 995, खत्म। तो आप वो 1 सेकंड में ही कर देते। अगला क्वेश्चन फोड़ो जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट में। बहुत बढ़िया, शानदार, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। है तो गुरुजी बड़ा आसान, लेकिन ये दिमाग घुमा दे रहा है। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन घूम जाए आपसे, दिमाग आपका ना घूमे, क्वेश्चन आपसे घूम जाए। ओके बहुत बढ़िया। बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर, फास्ट जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है ना कहीं पर भी तो पूछ सकता है वो, ठीक है। पैसे नहीं लगेंगे इस बात के, आप बिल्कुल पूछ सकते हो कि भैया ये चीज नहीं समझ में आई, एक बार आप और बता दो। और गलती से भी प्लीज करके मत बोलना, फिर तो मुझे बताना पड़ता है। प्लीज मत बोलना, ऐसे बोलना बोले बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, है कि नहीं? हाँ प्लीज बोलोगे फिर तो बताना पड़ता है यार। आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की कमी हो जाने के कारण एक आदमी 800 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा वस्तु का? ओके, यानी कि एक बात सुनो, आप लोग 800 रुपए लेकर गए बाजार, पहले आप बताओ आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सभी लोगों का 32, 32, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का 32। 32 जितने लोगों का आ रहा है उनका बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आ जाओ। हम 800 रुपए बाजार लेकर गए और हमने उस दुकान वाले से कहा कि भैया हमको उतना ही सामान दे दो जितना तुम पहले देते थे। दुकानदार ने कहा उतना तो नहीं मिल पाएगा भाई साहब। हमने कहा क्यों नहीं मिल पाएगा? वो कहेगा भैया जो रेट है वो 20% कम हो गई। तो मैंने कहा तो क्या करूं? कि या तो आप हमें 20% कम पैसा दो। कितना कम पैसा दो? 20% कम पैसा दो। अगर मैं 20% कम देता तो 800 का 20% कितना होगा? बोले 1% से 2 जीरो, 8 का 20 में गुणा करोगे तो वो कह रहा था कि 160 रुपए कम दो। हमने कहा हम 160 क्यों कम दें? बोले नहीं तो फिर आपको पहले से ज्यादा मिलेगा। हमने कहा कितना ज्यादा मिलेगा?
बोले 5 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा, तो 160 रुपए में आपको 5 किलोग्राम मिल गया। तो यानी कि 1 किलोग्राम कितने का मिला, 5 तिया 15, 5 दूनी 20, यानी कि घटने के बाद जो मूल्य है वो है भैया 32 रुपए प्रति किलोग्राम। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। सर आपने एक क्यों जोड़ दिया, अजय पाल जी, एक इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर आपको लेनी पड़ेगी। 105 को भी काउंट करना पड़ेगा, 994, क्योंकि 105 भी एक संख्या है कि नहीं। मान लो 3 लोग खड़े हैं, तो 3 लोगों के लिए क्या करोगे, 2 तो है ही है और जो खड़ा है उसको भी तो जोड़ना पड़ता है बेटा, तो एक जोड़ना पड़ता है इसी वजह से। ओके, क्लियर है। चलिए, ये सबको क्लियर हो गया, ये वाला सबको क्लियर है, एक बार बता दो जल्दी से फास्ट सभी लोग। सभी का आ गया 32, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन, क्लियर है सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और करके दिखाओ ऐसा ही सेम। इसीलिए मैंने हर टाइप के मिनिमम 2 क्वेश्चंस लगाए हैं, ताकि आप लोगों को अगर पहले वाले में दिक्कत है तो आप सीख लो, फिर दूसरे वाले में खुद कोशिश करो। ओके, चलो, ये कह रहा है कि भैया संतरों की कीमत 25% कम हो गई। संतरों की कीमत कितनी कम हुई है दोस्तों, 25% कम हुई है। अब 25% कितने की कम हो गई होगी, 20 रुपए की। तो या तो आप 20 रुपए का 25% कम दे दो उसको, बोलोगे हाँ, तो 20 रुपए का 25% कितना होगा, आप बोलोगे 20 रुपए का 25% होगा 5 रुपया। कैसे निकालते हैं, 5 एकम 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। या तो आप उसे 5 रुपए कम दो, लेकिन अगर आप उसे 5 रुपए ज्यादा दे रहे हो तो वो आपको 5 रुपए में कितनी चीजें ज्यादा दे रहा है, 4 संतरे और दे दिए उसने। उसने कहा आपके 5 रुपए हम पे ज्यादा आ गए, अगर 5 रुपए ज्यादा आ गए तो 4 संतरे और ले जाओ। तो अगर 5 रुपए के 4 संतरे आ रहे हैं तो प्रत्येक संतरे का मूल्य कितना है, आप बोलोगे 1.25, 1.25, यानी कि जो घटा हुआ मूल्य आएगा बेटा वो आएगा 1.25। क्लियर है सभी को, शाबाश, बहुत बढ़िया, जानदार, 1.25 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आप सभी लोगों का 1.25, जितने भी लोगों का आ रहा है बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, 1.25, 1.25, वेरी गुड। याद से जुड़े रहिएगा क्लास के साथ, क्योंकि क्लास के साथ आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे, दूसरा टेस्ट होगा। ओके, 1.25 सबका आ रहा है, वेरी गुड। बताओ अगला वाला तोड़ो जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन बीपीएससी का कुछ ज्यादा ही प्यारा क्वेश्चन है, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमेशा पीआरटी के लिए खासकर मैं अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको जो भी चीज दी जाएगी परसेंट में वो आपको विक्रय मूल्य पर दी जाती है। ओके, जैसे इसमें भी दिया गया कि जो 25% की हानि हो रही है वो किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ, अगर विक्रय मूल्य पर किसी आदमी को 25% की हानि हो रही है तो उसकी क्रय मूल्य पर हानि कितने परसेंट के बराबर है, 20%, 20%, 20%, क्या बात है। सुनो ध्यान से, अभी सभी लोग आप ओरली इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी पेन मत चलाइए, इस तरह के क्वेश्चंस में आप कभी भी पेन मत चलाओ, ओरली कर दो जैसे आप कर रहे हो, बिल्कुल सही कर दो। एक बात बताओ मुझे, अगर कहीं भी हानि होती है, कहीं भी लॉस हो रहा है अगर किसी को भी, तो सीपी ज्यादा होता है या कम होता है, ये बताओ। अगर कभी भी कहीं भी लॉस हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, तो सीपी जो होता है यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है, ये बताओ। हानि कब होती है, जब आप ज्यादा में खरीद रहे हो किसी चीज को और कम में बेच रहे हो, तभी तो हानि हो रही है कि नहीं। तो यानी कि आप ज्यादा में खरीद कर ला रहे हो तो सीपी का वैल्यू कैसा है वहां पर, आप बोलोगे सीपी वैल्यू भैया ज्यादा होती है। जब भी हानि होती है तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे भैया ज्यादा होगी। तो जितना परसेंट दे रखा है उतना ज्यादा कर दो, 100 से खत्म। तो 25% की हानि हो रही है, यानी कि जो सीपी है वो कितना है, 125 है आपका, खत्म। तो वास्तव में 25 की हानि आपको 125 पे हो रही है, गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अच्छा उल्टा काट दिया हमने, आ जाओ भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे, फिर से क्या हो रहा है, ये उल्टा क्यों काट रहे हैं हम लोग। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 55 25 और 5 चौक 20, बिल्कुल सही है, 20% जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, खत्म। याद क्या रखना है, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं याद रखना, बस ये देख लो कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रही है जितने परसेंट की, उतना 100 में जोड़ दोगे तो वो सीपी बन जाएगा, खत्म। अगर लाभ हो रहा है तो सीपी की वैल्यू कम होती है। तो अगर लाभ होता है यहाँ पर तो आप क्या कहते हैं कि 25% का लाभ, तो सीपी कितना हो गया, 75, यानी कि 25 का फायदा 75 पे, तो आप बोलोगे वास्तव में उसको 33.33% का लाभ हो रहा है। क्लियर है, लाभ होगा तो सीपी घटा दो, हानि हो रही है सीपी जोड़ दो, खत्म। क्लियर है सभी को, शाबाश। वैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था सभी लोगों ने, बहुत बहुत बढ़िया, राइट। बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है, सभी लोग जल्दी से फोड़ेंगे फास्ट, बताओ।
ये कह रहा है आयु का क्वेश्चन देख लो, ध्यान से सुन लो। आयु का अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो आयु का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जनरल पेपर दे रहे हो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 6 to 8 दे रहे हो, 9th and 10th दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो आप, आयु का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एक देखने को, याद रखना ये वाली बात। ओके, बताओ जल्दी से फास्ट क्या होगा राइट आंसर आयु का। और अगर आप लोगों को तरीके बढ़िया लग रहे हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे सेशन को फास्ट। एक बार मुझे कमेंट में ये बता दो कि स्पीड में तेजी तो नहीं है, स्पीड तेज तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पूछ रहा हूँ। स्पीड तो तेज नहीं है। बहुत शानदार शानदार तरीके से सिखाऊंगा मैं भी आप लोगों को करने के। अभी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते ही खत्म आंसर आ जाता है। स्पीड में कोई प्रॉब्लम है क्या? स्पीड तेज है तो बता दो भाई अभी भी, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा बहुत। बताओ जल्दी से, थोड़ा स्लो बताइए सर जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 साल। यानी कि फादर और सन ये दोनों मिलाकर अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। ठीक है, ये कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर मैं यहां से 6 साल पहले की बात करता हूं आपसे, 6 साल पहले, तो फादर की उम्र भी 6 साल कम हुई होगी, बेटे की उम्र भी 6 साल कम हुई होगी। यानी कि टोटल में से कितना कम हुआ होगा? 12। तो 6 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग कितना रहा होगा? 48। 6 साल पहले फादर और बेटा दोनों मिलाकर कितने साल के रहे होंगे? 48 साल के। क्यों? क्योंकि 6 साल अगर आप पहले जाओगे तो दोनों की उम्र 6 कम होगी, यानी कि टोटल में से कितना कम हो जाएगा? 12। लेकिन 6 साल पहले वो क्या कह रहा है कि पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मान लो बेटा अगर 1 साल का था तो पिताजी 5 साल के थे 6 साल पहले। तो हमारे हिसाब से योग कितना आ रहा है? आप बोलोगे 6। 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 1 अगर 8 है तो पिताजी अभी कितने साल के होंगे बताओ? आप बोलोगे 8 पंजे 40, यानी कि 6 साल पहले पिताजी थे 40 साल के और बेटा था 8 साल का। अगर 6 साल पहले बेटा 8 साल का था तो अभी बेटा कितने साल का हो जाएगा? आप बोलोगे 14 साल का। 6 साल पहले बेटा अगर 8 साल का है तो अभी बेटा कितने साल का होगा? 14 साल का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा? 14 में 6 जोड़ दो, आप बोलोगे बेटा होगा भैया 20 साल का। खत्म क्वेश्चन। 6 साल बाद जो बेटा हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। 20 14 बेटा उसकी प्रेजेंट उम्र है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 14 जो आप लोग आंसर दे रहे हो वो वर्तमान उम्र होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? तो अगर वर्तमान में बेटा 14 साल का है तो 6 साल बाद बेटा हो जाएगा 20 साल का। क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? वेरी गुड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो सभी लोग। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट में फादर और सन की मिलाकर उम्र कितनी है? 60 साल। ठीक है, 6 साल पहले का मतलब पापा की 6 साल कम हो गई, बेटे की 6 साल कम हो गई, टोटल 12 कम हो गया, यानी कि 5 साल, सॉरी 6 साल पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो 6 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग कितना होगा? आप बोलोगे भैया 48 साल होगा दोनों का मिलाकर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6 साल पहले वो क्या कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु की 5 गुनी है। बेटा अगर 1 साल का है तो पिताजी 5 साल के हैं पहले, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले हमारे हिसाब से रेशियो का योग कितना आ रहा है? आप बोलोगे 6। 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। यानी कि 6 साल पहले बेटा 8 साल का था। 6 साल पहले बेटा अगर 8 साल का था तो अभी बेटा कितने साल का होगा? 8 और 6 14। प्रेजेंट में हो गया 14 साल का। तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 14 और 6 बराबर 20 साल का हो जाएगा। खत्म। क्लियर है? चलिए अगला बताओ फास्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ओके, बताइए जल्दी से फास्ट। आपसे बोल रहा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर है 6 के, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर प्लस में वैल्यू दी गई है और अगर प्लस में ही पूछी गई है तो ये वैल्यू होती है a क्यूब माइनस में 3a। यानी कि जो ये संख्या दी गई है उसका क्यूब करो माइनस उसी संख्या के 3 गुने को घटा दो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा तो आप बोलोगे 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, यही होगा इसका राइट आंसर। ओके, क्या होगा? 6 का क्यूब होता है 216। 216 में से अगर 18 गया तो आप बोलोगे 198 आना चाहिए था। खत्म। 198 जो होगा दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 198 आ रहा है सभी का? वेरी गुड। 199 नहीं होगा, 198 होगा। 198 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, क्लियर है? 198 जितने भी लोगों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा। ओके, 198 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? बताओ जल्दी से फास्ट। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है?
ओके, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। डन, शाबाश, वेरी गुड। अगला बताओ एक और, चलो जल्दी से। आपसे पूछ रहा है कि अगर ये कोई एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, 107, 116, 125, 134 और 845, तो ये कह रहा है कि ये बताओ इस पूरी एपी में कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। आप सभी लोग जानते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट टर्म में से पहला टर्म घटाकर डिफरेंस से भाग लगा दो और उसमें एक जोड़ दो, इतने टर्म्स होते हैं, खत्म। तो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना कि भैया आपने वहां एक क्यों जोड़ा था, जब हम संख्याओं की बात कर रहे थे ना कि ये संख्या विभाजित करोगे तो मैं लास्ट वाली में एक जोड़ता था ना, वो यहां से इस वजह से जोड़ता था। बताइए कितनी संख्याएं होंगी टोटल, फास्ट। ओके, आयु वाले क्वेश्चन को सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज आप। मैं एक बार इसके बाद रिपीट कर देता हूं बेटा। ओके, इस क्वेश्चन के बाद आई विल रिपीट द आयु वाला आयु वाला क्वेश्चन। ओके डन, बताओ। 107, 116, 125, 134 डैश 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 845 पर जाकर ये संख्या खत्म हो गई है और आपसे कह रहा है कि ये बता दो इस एपी की जितने भी टर्म्स हैं वो कितने होंगे। कितने आ रहे हैं? 83 आ रहे हैं सभी के। वेरी गुड, बहुत सही आ रहे हैं। 83 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब ध्यान से देखो कैसे आया 83। अगर मैं आपसे पूछूंगा लास्ट टर्म बताना बेटा, लास्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे लास्ट टर्म है भैया 845। ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है भैया 107। हमने कहा ठीक है। सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है? अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 107 में कितना जोड़ोगे 116 हो जाए 9। 9 यानी कि भैया 9 9 का अंतर चल रहा है, तो 9 से भाग लगा दो प्लस 1 जोड़ दो, सॉल्व कर लो। 15 में से 7 गया कितना बचेगा? आप बोलोगे 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। बटे में 9 प्लस 1 काट लो 9 से। 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 82 में 1 जोड़ोगे तो यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बोलोगे 83। कितनी संख्याएं होंगी? 83 संख्याएं होंगी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बीपीएससी ने क्या पूछा था, वो ध्यान से सुनो। आपके बीपीएससी से जो एपी में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला पूछा गया है। इसको तोड़िए जरा, कौन तोड़ रहा है? आपके एग्जाम में जो बीपीएससी ने पूछा है वो ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत बढ़िया और इजी क्वेश्चन पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन एपी का आया था ये क्वेश्चन क्लास में। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको फोड़ते हो, जल्दी से बताओ फास्ट। वो ये कह रहा है कि किसी भी एपी के अगर आप पहले एन टर्म्स के सम को उसने इस रूप में दिखाया है, किसी भी एपी का जो एन टर्म्स का योग है वो उसने इस रूप में लिख दिया है कि 3n स्क्वायर प्लस 5n होगा। अब वो आपसे कह रहा है कि ये बता दो इस एपी के पहले 3 टर्म कौन कौन से होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चे 8, 14, 20 भी दे रहे हैं आंसर और कुछ लोगों का आ रहा है 5, 8, 11 भी आ रहा है। ओके, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के कमेंट में आ रहे हैं। एक बार ध्यान से कोशिश करो करने की, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, पता है बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। थोड़ा सा लॉजिक देख लो। एस एन बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n के रूप में और आपसे कहा गया है कि इस एपी के 3 टर्म बता दो कौन कौन से हैं। बी ऑप्शन आ रहा है, बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं आपको ध्यान से बताऊं, पहला टर्म तो देखते ही आप कह सकते थे कि भैया अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, अगर मैं इस n की जगह 1 रख दूंगा तो मुझे पहले पद का योग पता चल जाएगा। रख लो 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 5 इंटू 1 आएगा 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 8। यानी कि इस एपी का पहला टर्म होगा 8, तो S1 जो होगा वही A1 होगा। S1 जो होगा वही A1 होगा, यानी कि इस एपी का पहला टर्म आएगा 8। 8 यहां भी है और 8 यहां भी है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें s की जगह n की जगह 2 रख देता हूं, n की जगह कितना रख देता हूं? 2, तो देखो 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 तिया कितना आएगा? 12 प्लस यहां रख दो 2, 2 पंजे 10, यानी कि ध्यान से सुनो 12 और 10 कितना हो गया? 22। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले दो पदों का योग 22 है। ध्यान से सुनो,
हो गया ऑन हो गया, रुको, रुको। अभी स्पीड ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? आ गई? अभी आवाज आ